हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ के कहर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किशन लाल की सुषमा से दूसरी और नई शादी हुई थी। उसकी 11 साल की बच्ची मेघा स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेघा की माँ कुछ समय पहले ही गुजर चुकी थी। सुषमा से शादी के बाद कुछ ही समय बाद किशन लाल पैसे कमाने के लिए शहर चला गया। हेलो, कैसी हो सुषमा? हेलो, हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सुषमा, मुझे शहर में एक नई नौकरी मिल चुकी है। पैसा भेजता रहूँगा हर महीना, लेकिन मुझे तुम्हारी और मेघा की बहुत याद आ रही है। जरा उससे मेरे फोन पर बात तो कराओ। जी, वो अभी तो खाना खा रही थी, अपने कमरे में है। 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी अभी उससे बात कराती हूँ। फिर सुषमा फोन लेकर मेघा के पास जाती है। मेघा अपनी माँ के गंदे कपड़े धो रही होती है। तेरे पिता का फोन है, और खबरदार जो मेरे खिलाफ कुछ भी बोला, वरना हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी तेरे, समझी? हाँ, हेलो, लीजिए, अपनी बेटी से बात कर लीजिए। हेलो पिताजी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पिताजी, मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। एक बात बताओ, तुम्हारी नई माँ तुम्हें प्यार तो करती है ना? हाँ पिताजी, मेरी नई माँ बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, तुम अपनी नई माँ को बिल्कुल भी परेशान मत करना। जी ठीक है पिताजी। इतने में सुषमा मेघा के हाथ से फोन छीन लेती है। हाँ, ठीक है आपकी बेटी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप घर कब आएंगे? मेरी नई नई ही तो नौकरी लगी है अभी, और तुम वापस आने की बात कर रही हो। अभी मुझे कुछ समय लगेगा, तब तक तुम अपना और मेघा का अच्छे से ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मेघा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। फिर फोन रखने के बाद वो मेघा से कहती है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल लग जा अपने काम पर, अभी तुझे घर के और भी काम करने हैं। एक दिन विशाल नाम का एक आदमी सुषमा से मिलने उसके घर पर आता है। किशन लाल से शादी करके तुमने अच्छा नहीं किया सुषमा। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम मुझसे छोड़ दो। पिताजी ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इसीलिए मुझे दबाव में आकर उस किशन लाल से शादी करनी पड़ी। लेकिन अब तुम फिक्र ही मत करो जानू, तुम मुझसे मिलने यहाँ मेरे घर पर आ सकते हो। मेरे पति की नौकरी शहर में लग चुकी है, वो केवल महीने या साल में ही हमसे मिलने आएंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी मेघा अपनी माँ और उस आदमी विशाल की बातें सुन रही थी। ये सब देखकर मेघा बहुत चौंक जाती है। अरे मेघा, अभी तो तुझे स्कूल में होना चाहिए था ना? स्कूल से तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो माँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए मैडम ने दवाई देकर मुझे घर जाने के लिए कह दिया। चल ठीक है, तू अपने कमरे में जा। लेकिन माँ, ये अंकल कौन है? पहले तो नहीं देखा इन्हें। ये अंकल प्लम्बर है, हमारे घर के बाथरूम का नल खराब हो गया है, उसे ठीक करने के लिए आए हैं। ज्यादा बकवास मत कर और जल्दी से अपने कमरे में जा। फिर मेघा अपने कमरे के अंदर चली गई। ये लड़की बहुत ही चालाक है, इसने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। अब ये बात वो अपने पिता को जरूर बताएगी। अब हम क्या करें? बात तो तुम सही कह रही हो। अब एक ही रास्ता है, ना रहेगी लाठी और ना रहेगा सांप। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए 4 तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगा।
बोलो क्या करना है डार्लिंग। फिर सुषमा विशाल के कान में कुछ कहती है और वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वो अपने काम को अंजाम देने ही वाली होती है, लेकिन अगले ही दिन किशन लाल वापस आ जाता है। उसे देखकर सुषमा के मन में हलचल हो जाती है। आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी और मेरी बच्ची की बहुत याद आ रही थी, इसलिए फैक्ट्री से 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं तुम दोनों से मिलने आ गया। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी रहने दो। मेघा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है वो? अपने पिता की आवाज सुनकर फौरन से मेघा दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आ जाती है। पिताजी, इतना कहकर वो नम आँखों से अपने पिता के गले लग जाती है। मैंने आपको बहुत याद किया पिताजी। अब मैं अपनी बच्ची से 1 मिनट भी दूर नहीं रहूँगा। सुषमा और मेघा, अब मैं तुम दोनों को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा। मैंने शहर में अपना एक घर देख लिया है। मकान मालिक से बात करके चाबियां मिल जाएंगी। इतना सुनते ही सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने लवर विशाल से उसके घर मिलने जाती है। पर तुम्हारा पति तो 1 महीने बाद आने वाला था ना? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने मेघा को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। ये मुसीबत पता नहीं कहां से आ गई। अब बाप बेटी दोनों को रास्ते से हटाना होगा। कुछ भी करो, पर जल्दी करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता मेरी जान। सुषमा उसी शाम मेघा और किशन लाल को खाने में जहर मिलाकर दे देती है। ये लो मेरी बच्ची, जल्दी से खाना खा लो। उस वक्त मेघा अपने पिता के साथ खेल रही थी। अरे यही रख दो, अभी खा लेगी। ठीक है, मैं आपका भी खाना यहीं ले आती हूँ। आप दोनों साथ में खा लेना। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी अचानक खिड़की से एक बिल्ली कूदकर कमरे में आ जाती है और मेघा के खाने को जूठा कर देती है। अरे ये बिल्ली कहाँ से आ गई? पूरे खाने में मुंह लगा दिया इसने। कोई बात नहीं पिताजी, हम बाद में नीचे जाकर खाना खा लेंगे। खेलते खेलते मेघा सो जाती है। किशन लाल की नजर बिल्ली पर जाती है तो वो बिल्ली बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। अरे ये बिल्ली को क्या हो गया? अभी तक तो म्याऊ म्याऊ करके इधर उधर कूद रही थी। इतना कहकर किशन लाल उस बिल्ली को हिलाता है, पर वो बिल्ली मर चुकी थी। किशन लाल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो बिल्ली मरी कैसे। उसने सोचा वो मेघा की नींद ना खराब करे, इसलिए वो नीचे अपनी पत्नी को ये बात बताने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि उसकी पत्नी के साथ कोई और आदमी खड़ा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विशाल ही था। किशन लाल छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। अरे और कितने दिन लगेंगे सुषमा? मैंने दोनों बाप बेटी के खाने में जहर मिला दिया था। अब तक तो उन दोनों का काम तमाम हो चुका होगा। अब ये मेरा घर है और इसकी सारी जायदाद मेरी है और तुम विशाल, तुम भी सिर्फ मेरे हो। तभी किशन लाल पुलिस को फोन कर देता है। उसके बाद वो सुषमा के सामने आ जाता है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तुम 1 नंबर की पापी औरत हो। विशाल किशन लाल को देखकर कहता है, अरे तुम तो कह रही थी कि ये मर चुका है। कोई बात नहीं, पर अब मर जाएगा। ऐसा कहकर विशाल और सुषमा दोनों मिलकर किशन लाल के हाथ बांध देते हैं। सुषमा एक चाकू लेकर किशन लाल की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। हैंड्स अप, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
पुलिस को देखकर विशाल घबराकर कहता है, पुलिस पुलिस को यहाँ पर किसने बुलाया? पुलिस को यहाँ पर मैंने बुलाया। शक तो मुझे पहले ही हो गया था, जब वो खाना खाने के बाद बिल्ली मर गई थी और मैंने तुम दोनों की बातें छुपकर सुनते ही पुलिस को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप समय पर नहीं आते तो ये औरत मेरी जान ले लेती। मुझे माफ कर दीजिए जी। सुषमा गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन किशनलाल उसकी एक नहीं सुनता। पुलिस सुषमा और विशाल को गिरफ्तार करके ले जाती है। मेघा जब सोकर उठती है तो वो अपने पिता से अपनी सौतेली माँ के बारे में पूछती है। पिताजी, माँ कहाँ पर है? माँ अपनी सहेली से मिलने गई है। अब मैं अपनी बिटिया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर किशनलाल मेघा को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद से दोनों बाप बेटी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती है, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती है। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को
नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा, आज से ही आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगी तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी, आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती है, यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती है, इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती है। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा, ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे
कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी। वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माँ, आप आ गई। माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ? अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।